अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टाइम सां गॾु डॉक्टर मोहम्मद अली थलो तव्हांखे ख़ुशि आमदेद चवे थो। हिन खां अॻु में असां मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि ते तव्हांखे प्रोग्राम ॾेखारींदा पिया अचूं। अॼु असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में छातीअ जी बीमारियुनि बाबति कुझु ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन सिलसिले में असां पंहिंजी स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे डॉक्टर नदीम रिज़वी साहब जिन खे। डॉक्टर नदीम रिज़वी साहब जिन हिन वक़्तु जिना अस्पताल जे शोबे सीने अमराज़ जा सरबराह बि आहिनि ऐं सीने जी बीमारियुनि जे हवाले सां हिकु माहिर जी हैसियत बि रखनि था। अचो त असां सीने जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हियुनि जे सिलसिले के शुरू करण लाइ डॉक्टर नदीम रिज़वी सां ॻाल्हायूं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में, और इस हवाले से कि जो छाती की बीमारियां हैं, सीने की बीमारियां हैं, उसके हवाले से सबसे पहले आप हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो कि छाती के हवाले से आती हैं। शुक्रिया अली कि आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी और लोगों से बात करने के लिए एक मौका फराहम किया जिसमें हम ये बता सकेंगे कि सांस के और सीने के अमराज क्या हैं। देखिए अली, बात यह है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो सीने के अमराज हैं उसमें टीबी सबसे ज़्यादा आम है, उसके बाद दमा है। हमारे यहाँ तंबाकू नोशी भी बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो उसकी वजह से एक सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं। और लंग का कैंसर यानी मीन्स फेफड़ों का कैंसर भी जो है वो काफ़ी आम हो गया है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि टीबी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा नुमाया है, तो टीबी के हवाले से आप बताइएगा कि टीबी है क्या और इसके क्या अलामात हैं जिससे हमें ये पता चले कि इस शख्स को टीबी हो रही है। देखिए, टीबी बुनियादी तौर पे एक इन्फेक्शन है जो एक जरासीम जिसे हम मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसकी वजह से होता है। जब किसी इंसान को फेफड़ों की टीबी हो, जब वो खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो उससे ये जरासीम हवा में आ जाते हैं और जब कोई दूसरा आदमी इस हवा में सांस लेगा तो जरासीम उसके अंदर दाखिल होते हैं। अगर उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है तो उसमें टीबी हो जाती है। टीबी किसी भी जिस्म के हिस्से को मुतासर कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर टीबी होती है वो है फेफड़ों की टीबी, लेकिन जिस्म के किसी भी हिस्से की टीबी हो सकती है। फेफड़े की टीबी की जो बुनियादी अलामत है वो खांसी का होना। खांसी अगर किसी इंसान को 3 हफ्ते से ज़्यादा है और उसके साथ बुखार भी है या वज़न कम हो रहा है तो हमेशा अपने मालिज से मशवरा कीजिए कि क्या मुझे कहीं टीबी तो नहीं हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया कि ये हवा के ज़रिए से मुंतकिल होती है, तो क्या अगर एक घर में एक फ़र्द को अगर टीबी है तो क्या हमें उससे एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में, जैसे कि आमतौर पे हम बर्तन अलग कर देते हैं या कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए या इससे कुछ कोई वास्ता नहीं है? देखिए अली, बात जैसे मैंने बताया कि टीबी बुनियादी तौर पे सांस लेने की वजह से, यानी जहाँ सांस हवा में जब जरासीम होंगे तो उनकी वजह से मुंतकिल होती है। तो अगर किसी घर के फ़र्द को किसी को फेफड़ों की टीबी है तो उसे चाहिए कि वो खांसते छींकते वक्त अपने मुंह पे कोई रुमाल रखे, हर जगह थूके ना, थूक जो भी है उसका बलगम जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करे। तो लगती इस तरह से है, लेकिन बर्तन अलग करना या कपड़े अलग कर देना ये गलत है, इससे कोई टीबी नहीं लगती। और एक और चीज़ जो मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा वो ये कि हर किस्म की टीबी जो है वो लगने वाली नहीं होती। सिर्फ फेफड़े की टीबी ऐसी है जो एक से दूसरे को लग सकती है। मसलन अगर आपको गिल्टी की टीबी है, मसलन अगर आपको गुर्दों की टीबी है तो ये दूसरे को नहीं लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अगर किसी को टीबी है और वो उसके डायग्नोस में या तो डिले हो जाता है या बहुत ज़्यादा या इसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि टीबी यानी फेफड़ों की टीबी की तशख़ीस कैसे होती है। हमारे मुल्क में एक भी बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, महंगे तरीके। अक्सर डॉक्टरों को नहीं पता कि टीबी की तशख़ीस क्या से होती है। देखिए, टीबी की अगर फेफड़ों की टीबी है तो इसकी तशख़ीस का सबसे आसान तरीका यह है कि बलगम को मायना कराया जाए, जो कि कोई महंगा टेस्ट भी नहीं है। तो बलगम के मायने से आपको पता चल सकता है कि उसको टीबी है या नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है चेस्ट एक्सरे। तो इन दोनों चीज़ों के बगैर आप कभी भी टीबी को डायग्नोस फेफड़ों की ना कीजिएगा। कुछ लोग हैं जिल्द का टेस्ट होता है जिसे मांटोस टेस्ट कहते हैं, उसकी बुनियाद पे डायग्नोसिस कर लेते हैं। कुछ ब्लड के टेस्टों पे ESR वगैरह पे डायग्नोसिस करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। इन चीज़ों से डायग्नोसिस नहीं होती। तो ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि टीबी की तशख़ीस कैसे होती है। अब आपने सवाल पूछा कि जी अगर तशख़ीस में डिले हो जाए या इलाज सही ना हो तो क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टीबी का इलाज की तशख़ीस यानी तशख़ीस ना हो तो टीबी जैसे मैंने कहा मुंतकिल हो जाती है एक से दूसरे को। कहा जाता है कि एक टीबी का मरीज़ 1 साल के अंदर 15 से 20 अफराद को टीबी मुंतकिल कर देता है। जो जितनी डिले होगी डायग्नोसिस में उतनी ही वो मरीज़ की तादाद बढ़ती चली जाएगी।
तो टीबी की तशखीस जल्दी करनी चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी, अगर इलाज सही ना हो तो फिर ये होता है कि अक्सर हमारे लोग कुछ दिनों इलाज किया, जब तबीयत ठीक हो गई तो छोड़ दी, फिर ले ली दवा, फिर छोड़ दी, या कम ले ली, कहा जी गर्म दवा है, एक अक्सर ख्याल होता है कि टीबी की दवा गर्म है, चलो जी आधी खा लेते हैं, तो इससे रेजिस्टेंस हो जाता है। जो टीबी की दवाएं हैं वो फिर असर नहीं करती हैं, और एक टीबी जिससे बहुत ख़तरनाक शक्ल है जिसको हम MDR टीबी कहते हैं, यानी मीन्स रेजिस्टेंट टीबी, उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि टीबी का इलाज पहली दफ़ा में ही मुकम्मल और पूरा कीजिए, और पूरी दवाएं खाइए डॉक्टर के मशवरे से। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया कि फेफड़े में टीबी का जरासीम रहता है, तो क्या फेफड़ों से वो हमारे जिस्म के दूसरे अज़ला में भी मुंतकिल हो सकता है? जी हाँ, देखिए फेफड़े से अगर ये एक दफ़ा खून में दाखिल हो जाए, अगर किसी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है तो खून में दाखिल हो जाएंगे ये जरासीम, और जिस्म के किसी भी हिस्से में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ की टीबी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, गुर्दों की भी हो सकती है, दिल की झिल्ली की भी हो सकती है, दिमाग की टीबी भी हो सकती है, जैसे हम टीबी में कहते हैं, ये जो है आंखों की भी टीबी होती है, यानी किसी भी जिस्म के हिस्से की, हड्डियों की टीबी बड़ी कॉमन है, स्पाइन की टीबी यानी कि कमर की हड्डी की टीबी बड़ी कॉमन है, जैसे फालिज वगैरह होने के इम्कानात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस हवाले से कुछ एक और सवाल जहन में आ रहे हैं कि हमारे यहाँ स्पेशली जो देहात के इलाके में ये कंसेप्ट होता है कि दूध का पीना, कच्चे दूध का पीना जो है ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा ताकतवर है, और ये सुनने में आता है कि इससे टीबी मुंतकिल हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर जानवर में टीबी है, अगर गाय में टीबी है या बकरी में टीबी है, और ये हो सकती है और होती है, तो फिर अगर आप कच्चा दूध पिएंगे तो आपके अंदर जरासीम मुंतकिल होंगे और ये आंतों की टीबी करेंगे। तो याद रखिए कि कभी भी कच्चा दूध ना पीजिए, क्योंकि जानवर की बीमारियां आप में मुंतकिल होंगी। हमेशा दूध को उबाल के पीजिए। सीने की बीमारियों के हवाले से, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि दमा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो दमे के हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि ये दमा क्या है, या इसकी क्या अलामत होती हैं कि इंसान को जब पता चले? देखिए, दमा बुनियादी तौर पे सांस की नालियों की एक बीमारी है जिसमें आर्जी तौर पे सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। इसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पे सांस बाहर निकालने में। इसकी बुनियादी तौर पे 3 अलामत हैं: खांसी का होना, सांस का फूलना, या सांस में एक सीटी की सी आवाज़ आना, जिसे हम अंग्रेज़ी में वीजिंग कहते हैं। याद रखिएगा कि ये 3 अलामतें अगर किसी को भी दौरों की सूरत में हो रही हैं, इनमें से कोई एक अलामत भी बार बार हो रही है, मतलब किसी शख्स को बार बार खांसी होती है, हर सर्दियों में खांसी होने शुरू हो जाती है, मौसम बदलता है तो खांसी शुरू हो जाती है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, हो सकता है कि आपको दमा हो। तो ये इसकी बुनियाद। एक बात और मैं डॉक्टर अली बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी दमा शायद बचपन में होता है। याद रखिएगा कि दमा उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बचपन में ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा आम है, लेकिन 80 साल की उम्र में भी पहली दफ़ा दमे का दौरा हो सकता है। अच्छा, दमे की जो अलामत हैं उसमें ये देखने में आया कि कुछ मरीज़ जो हैं ये शिकायत करते हैं कि धुआं या मिट्टी ज़्यादा उड़े तो हमारी सांस ज़्यादा फूलने लगती है। उसका क्या उसमें? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी आप, ये दमा जो है एक किस्म की एलर्जी है, गो कि ये एलर्जी टोटल नहीं है, लेकिन एक किस्म की है। बहुत सारी चीज़ें जिनसे दमे के मरीज़ों को जब भी राब्ता पड़ता है तो उसको दमे का दौरा पड़ सकता है। उसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे पॉलन्स हैं, यानी ज़र्रे गुल, फूलों में से जो छोटे छोटे होते हैं। जब ये कटाई हो रही होती है हमारे यहाँ फसलों की, तो उसमें भी बहुत सारी ये जो होते हैं, उसकी वजह से दमे का दौरा पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जी मट्टी का उड़ना, या घर में अगर कोई सफाई कर रहा है, घर में झाड़ पोंछ कर रहा है, तो उससे जो मट्टी उड़ती है उससे दमे का दौरा पड़ सकता है। घर में एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जैसे हाउस डस्ट माइट कहते हैं, जब वो सांस के रास्ते चलते हैं तो उसमें से हो सकते हैं। तो हम हमेशा दमे के मरीज़ों को ये कहते हैं कि उन चीज़ों से बचने की कोशिश करो जिससे आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें तो जिनसे बचा जा सकता है, मसलन मैं आपको बताऊँ, तंबाकू नोशी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसकी वजह से दमे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यानी वो वालिदैन अगर तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो उनके बच्चों में दमे के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और अगर उनके बच्चों को दमा है तो उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जिससे आसानी से बचा जा सकता है। तो हम हमेशा मशवरा देते हैं कि उन चीज़ों से बचो जिनसे दमा होता है। एक हमारे मुल्क में गलत ख्याल ये भी है कि खाने पीने की, जी ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना पियो, वो ना पियो। याद रखिए, जो सांस के रास्ते चीज़ें जिसम में दाखिल होती है, मसलन धुआं, मट्टी, खुशबू, बदबू, इनसे दमे के इम्कानात बढ़ते हैं। खाने पीने की बहुत कम अशियाँ हैं जिनकी वजह से दमे का दौरा पड़ सकता है। और यह कहना कि जी चावल की वजह से हो जाता है, अक्सर हमारे यहाँ ये ख्याल है कि जी चावल ठंडे होते हैं तो वो ना खाए जाएँ जिसको दमा हो, ये गलत ख्याल है। नाज़रीन, असां डॉक्टर नदीम रिज़वी सां पंहिंजे ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर वठंदासीं हिकु वक़फ़ो। गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सन TV।
वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त असां पंहिंजी ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे जारी कयूं ऐं डॉक्टर नदीम रिजवी खां छाती की बीमारियों के हवाले से मालूमात में वधिक इजाफो क्यों। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया हमें कि सिगरेट के धुएं से या सिगरेट पीने से या जो माँ बाप पी रहे हैं, तो एक तो जो खुद पी रहा है बंदा सिगरेट, उसके तो मुज़र असरात हैं ही, जो उसके साथ रह रहा है उस पे क्या उसके असरात। देखिए, अब तो ये बात तिब्बी साइंस ने बड़ी यकीन से बात वाज़ा कर दी और इस पे जितनी तहकीक हुई है शायद किसी और चीज़ पे तहकीक नहीं हुई है कि जी तंबाकू नोशी से न सिर्फ इंसान जो पी रहा है उसको नुकसान होगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी नुकसान हो सकते हैं। मसलन फेफड़ों का कैंसर एक सिगरेट पीने वाले की बीवी को हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने तो कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन वो सिगरेट पीने वाले, अब ऑफिस में लोग सिगरेट पी रहे होते हैं तो उनके जो करीब बैठे हुए लोग हैं उनको लंग का कैंसर हो सकता है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनको दमे की बीमारी हो सकती है, या वो सांस की नालियों की परमानेंट जो तंगी होती है जिसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो हर किस्म की जो है चीज़ जो सिगरेट पीने वाले को हो सकती है वो उसके साथ बैठने वाले को भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी किसी को घर में अगर दमा हो जाए, जब तक वो अस्पताल तक पहुंचे तो उसको फौरी तौर पे वहाँ पर क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, अगर दमे का किसी को भी दौरा हो, और एक तो बात आप ये समझिए कि दमे के मरीज़ जब जो उसको दौरा पड़ता है तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो अक्सर मरीज़ काफ़ी घबराने लगते हैं और ख़ुसूसन पहले दूसरे अटैक में जो है वो काफ़ी घबराते हैं। तो उसकी वजह से अमूमन और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक तो ये कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द किसी करीबी अस्पताल में पहुंचने की कोशिश कीजिए जहां पर आपका प्रॉपर इलाज हो सकता है। ठीक है, तो इलाज फिर अस्पताल में डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन अमूमन इस किस्म की नौबत नहीं आनी चाहिए अगर आपका इलाज सही तौर पे हो रहा है। ये इलाज, इस किस्म की नौबत उस वक्त आती है जब मरीज़ अपना इलाज जहाँ उसकी तबीयत ठीक हुई छोड़ दे। याद रखिए, दमा एक दायमी मर्ज़ है, तो इसमें इलाज भी लंबा या मुसलसल करना होता है। तो हमेशा दमे के इलाज जो है वो ज़रा सी तबीयत ठीक होने पे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है बुनियादी तौर पे। और इलाज के सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में एक ख़ास ख्याल ये है कि जी इन्हेलर ना इस्तेमाल किए जाएँ। याद रखिएगा, क्योंकि इसका इलाज लंबा चलता है तो इन्हेलर ही इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा इलाज है, क्योंकि इससे दवा जो है सीधी सांस की नाली में चली जाती है, थोड़ी सी मकदार में दवा जो है वो अपना असर करती है और उसके कोई नुकसान नहीं होता, ज़मनी असरात नहीं होते। अगर ये इन्हेलर आपने लंबे अरसे भी इस्तेमाल किया तो याद रखिएगा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। और इन्हेलर पैदाइश यानी छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है, पैदा होते ही दिया जा सकता है, और बूढ़े आदमी को भी दिया जा सकता है। तो इन्हेलर जो है किसी भी एज में सबसे बेहतर और सबसे सेफ तरीका इलाज है दमे का। सर, इन्हेलर की आपने जिक्र किया, तो पहले तो हमें ये बताइए इन्हेलर है क्या? अली, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्हेलर एक छोटा सा आला है जिससे जब आप दबाते हैं तो इसमें दवा निकलती है ये, और ये दवा सांस के रास्ते, ये दवा जो है सांस के रास्ते जो है आप अंदर ले जाते हैं, तो इससे दवा सीधी सांस की नाली में चली जाती है। मैं इसका एग्जांपल हमेशा मरीज़ों को ये देता हूँ, जब लोग कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी आँख में तकलीफ़ है तो दवा आँख में ही डालोगे ना। अब अगर तुम्हारे सांस में तकलीफ़ है तो दवा सांस में डालो, और अल्लाह मियाँ ने एक रास्ता बनाया हुआ है जिससे दवा सीधी सांस की नाली में चली जाएगी, तो बहुत थोड़ी मकदार में जो है ना वो दवा असर करेगी। याद रखिए, शरबत, गोलियों या इंजेक्शन से दमे का इलाज जो है वो सही नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है जब दमे, हम जब किसी मरीज़ को ये कहते हैं कि इन्हेलर इस्तेमाल करो, तो पहले तो वो राज़ी नहीं होता है, कहता है नहीं जी ये तो इसकी आदत पड़ जाएगी। यकीन जानिएगा कि इसकी कोई आदत नहीं पड़ती, ये वही दवा है जो आप मुँह से लेंगे, सिर्फ फ़र्क ये है कि मुँह से आप इतनी दवा लेंगे, और अगर सांस से लेंगे तो 1 ज़र्रे के बराबर, यानी मीन्स इन्हेलर से लेंगे तो 1 ज़र्रे के बराबर दवा जो है वो आप लेंगे। तो कम मिकदार में दवा लेंगे तो कम नुकसानात होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मरीज़ कहता है नहीं जी इन्हेलर ना दो, तो गलत है। इन्हेलर इसका सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। फिर अक्सर लोग जिन्होंने इन्हेलर इस्तेमाल किया हो तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने पहले भी इन्हेलर इस्तेमाल किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि असल वजह यह है कि लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, या उन्हें बताया ही नहीं जाता कि सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। तो अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि इससे फ़ायदा ना हो।